अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में अल्केन को ख़त्म किया था। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अल्कीन। तो इसकी प्रिपरेशन, इसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं अल्कीन की, फिर इसकी हम प्रिपरेशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम इसको अल्कीन का सबसे पहले देख लें कि इसके लास्ट पे क्या चीज़ है। लास्ट पे आपको ENE नज़र आ रहा है। इसमें एक अल्काइल ग्रुप होगा ALK, इससे है अल्काइल, और लास्ट पे है ENE, ये डिनोट करता है डबल बॉन्ड को। इसका मतलब है कि आपके जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे उनमें कहीं ना कहीं आपको डबल बॉन्ड नज़र आएगा, तो उसको हम अल्कीन बोलते हैं। और ये बेसिकली क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्स्ट ऑफ ऑल है कि अगर हम इनको अल्कीन के जितने भी कंपाउंड्स हैं इनको अगर हम कंपेयर करें अल्केन से, तो आपको क्या नज़र आएगा कि 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन द करस्पॉन्डिंग अल्केन। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि जो अल्कीन आप जिसको स्टडी कर रहे हैं उसी तरह का आपके पास अल्केन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसा कि मैं बात करता हूँ कि मेरे पास अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक अल्कीन मेरे पास है। अगर इसी तरह का मैं स्ट्रक्चर लेता हूँ अल्केन का, अल्केन में क्या होता है ANE जहाँ पे आ जाता है वो स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। तो अगर इसी तरह के हम एक अल्केन लेते हैं CH3 बॉन्ड CH3, ये अल्केन है और ये अल्कीन। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि जितने कार्बन अल्केन में हैं उसी तरह के आपके पास अल्कीन होनी चाहिए। अगर अल्केन में 2 कार्बन हैं तो अल्कीन में भी 2 होने चाहिए। लेकिन डिफरेंस क्या होगा इनमें, कोरस्पॉन्डिंग अल्केन और अल्कीन में इनमें डिफरेंस ये आएगा कि जो अल्केन होगी उसमें 2 हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे अल्कीन की निस्बत। जब आप अल्कीन को देखेंगे, अल्कीन में आपको 2 हाइड्रोजन एटम कम नजर आएंगे और उनमें डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि जो अल्कीन्स होती हैं इनको हम ओलिफिन्स भी बोलते हैं। ओलिफिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ओलिफिन ये वर्ड ओलिफेंट से है। ओलिफेंट का मतलब होता है ऑयल फार्मिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है ना। तो इसके जो अल्कीन्स के जो स्मॉल मेंबर्स होते हैं, स्मॉल मेंबर जब रिएक्ट करते हैं तो इनके रिएक्शन से जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं वो प्रोडक्ट्स जो होते हैं ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं। इस वजह से हम इनको बोलते हैं ओलिफिन्स। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये पेपर में पूछा जा चुका है शॉर्ट क्वेश्चन। वाई अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स, कि अल्कीन्स को ओलिफिन्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके नाम से रिलेट है। ओलिफिन का मतलब क्या होता है, ये ओलिफेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। तो जितने भी अल्कीन के मेंबर हैं सारे के सारे ऑयल फॉर्मिंग नहीं होते। इसके जो स्मॉल मेंबर्स होते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं तो उनके प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो ऑयली नेचर के होते हैं। नेक्स्ट टाइप्स आ जाती हैं। इसको अगर हम देखें तो इसलिए डिफरेंट टाइप्स के होते हैं हमारे पास अल्कीन्स होती हैं, जिनको मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा ये नाम दिए जाते हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन अ स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड होगा तो आपके पास जो उस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे मोनोइंस का। मोनो का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मोनो वर्ड है, मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है ना, मोनो का मतलब 1 है। और ये वर्ड है डाई, डाई का मतलब होता है 2। ट्राई होगा तो उसका मतलब 3, टेट्रा होगा तो उसका मतलब 4। ठीक है ना। तो इसमें जो मोनोइंस का मतलब होगा ईंस, ये वर्ड है ENE अभी मैंने बताया कि ENE किसको हम बोलेंगे, वो स्ट्रक्चर जहाँ पे डबल बॉन्ड हो। तो ENE का मतलब क्या है कि आपके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड मौजूद है। तो मोनोइंस का मतलब क्या होगा, 1 डबल बॉन्ड। कि आपके पास आपके स्ट्रक्चर ना जो जितना लेंथी स्ट्रक्चर ले लें उस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर एक डबल बॉन्ड होगा तो आप उसको बोलेंगे मोनोइंस। अगर स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं उसी एक ही स्ट्रक्चर में तो क्या होगा, डाईइंस। इसको मैंने यहाँ पे बताया एग्जाम्पल से। मोनो का मतलब 1 है, ठीक है, और इंस का मतलब है डबल बॉन्ड। अब ये स्ट्रक्चर इनमें देखें, ये एक ही स्ट्रक्चर है, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर लिए हैं यहाँ पे कि एक ही स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलेंगे, जनरल फॉर्म में हम मोनोइंस बोलेंगे। ये मोनोइंस है, ये क्या है, ये भी मोनोइंस है। अब इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, जो मोनोइंस के स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें एक डबल बॉन्ड होगा स्ट्रक्चर के अंदर, उनका जनरल फार्मूला होता है अल्कीन्स में CnH2n। ये जनरल फार्मूला अप्लाई कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई कंपाउंड का नाम दिया जाता है तो आप उस कंपाउंड के नाम को देखते हुए आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तैयार करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया ब्यूटेन, ठीक है ना। अगर हम ब्यूटीन में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है। अब ब्यूट का मतलब क्या होगा, ब्यूट का मतलब होता है 4। ठीक है ना, ये 4 क्या है, 4 कार्बन एटम्स हैं। और ENE क्या डिनोट करेगा कि इन 4 कार्बन एटम्स के दरमियान में कहीं पर डबल बॉन्ड भी मौजूद है। ठीक है।
अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर, जनरल फार्मूला के ऊपर हमने इस नेम को अप्लाई करना है। तो इसमें आपको ये n नज़र आ रहा है, n जहाँ भी होगा जनरल फार्मूला में इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है ना। n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इस n का मतलब होगा। अब n की जगह पे आप कार्बन एटम्स की जो स्ट्रेंथ है जो आपको नाम के ज़रिए पता चली है वो यहाँ पे पुट करते जाएंगे, आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्यूटेन के लिए कार्बन कितने 4 हैं, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, C4 n की जगह पे। आगे आ जाएगा H2n, ठीक है ना, 2n, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, C4H8 बनेगा, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, ठीक है ना। इस तरह से हम इस जनरल फार्मूला को अप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज तैयार करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें डाईन्स अगर स्ट्रक्चर आ जाते हैं, डाई का मतलब अभी बताया था मैंने, डाई का मतलब होता है 2E डिनोट करेगा डबल बॉन्ड को। तो मतलब क्या कि आपका जो भी स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद है। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी है मैंने, कितने कार्बन टोटल 4 है, इस एक ही स्ट्रक्चर के अंदर एक डबल बॉन्ड ये मौजूद है, दूसरा डबल बॉन्ड इस जगह पे मौजूद है, मतलब इसी एक ही स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका मतलब डाईन्स है ये, ठीक है। अब इस डाईन्स अगर स्ट्रक्चर आ जाते हैं तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। अब बेसिकली ये फार्मूला कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, आपको याद होगा ये अल्काइन के लिए होता है, अल्काइन का जनरल फार्मूला भी यही होता है CnH2n-2। और अगर अल्कीन्स डाईन्स की फॉर्म में आ जाए तो उसका जनरल फार्मूला भी हम यही इस्तेमाल करेंगे CnH2n-2। ये बात याद रखनी, MCQs में आया हुआ है ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा कि व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ डाईन्स, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये अल्कीन से रिलेटेड है, तो अल्कीन का तो जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन डाईन्स का जब वर्ड आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ही है, लेकिन डबल बॉन्ड 2 जगह पे है, तो इसके जनरल फार्मूला अल्काइन वाला जनरल फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा CnH2n-2। ओके, नेक्स्ट ये जो कार्बन होगा जो इस स्ट्रक्चर में अल्कीन्स के अंदर मौजूद है, तो उनमें जो कार्बन है वो किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 शो करता है। अल्केन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन की जो हाइब्रिड स्टेट होती है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3, और इनमें अल्कीन्स में sp2, और अल्काइंस के जो स्ट्रक्चर होंगे उनमें हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारे मेथड्स हैं, हम इसको प्रिपेयर करने के मेथड्स देखते हैं कि हम अल्कीन को कहाँ कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड आपका रिएक्टेंट होगा, नाम से ही जाहिर है, सारा कुछ आपको नाम, अगर इसके जो नाम दिए हुए इसको अच्छे से समझ लें, आपका यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखें लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, अल्काइल हैलाइड, ये आपका रिएक्टेंट है। आपने इसके साथ क्या करना है, इसी में से डी का मतलब जहाँ भी आप देखेंगे इसका मतलब आपको आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब होता है रिमूव करना। डी को जहाँ भी देखेंगे इसका मतलब क्या होगा, रिमूव करना, ठीक है। किस चीज़ को रिमूव करना है आपने, आगे क्या लिखा हुआ है, डी हाइड्रो हैलोजन कंप्लीट है, ठीक है। किस चीज़ को रिमूव करना है आपने हाइड्रोजन को रिमूव करना है, और हैलोजन्स, यहाँ पे हैलोजन्स के लिए मैं एक जनरल वर्ड एक्स लगा रहा हूँ, एक्स के अंदर कोई भी हैलोजन आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। तो आपने अल्काइल हैलाइड में से क्या करना है, रिमूव करना है किस चीज़ को, हाइड्रोजन को और हैलोजन को, तो आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा जो कि अल्कीन है। ओके, लेकिन कंडीशंस आपको हर रिएक्शन की याद रखनी पड़ेंगी, सिर्फ कंडीशन याद रखेंगे रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए मेथड, यहाँ पे भी डी का वर्ड आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, वही चीज़ आ जाएगी। डी का मतलब क्या होता है, रिमूव करना। किस चीज़ को रिमूव करेंगे, हाइड्रेशन से। हाइड्रो, यहाँ पे हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, H2O। आपने वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ से रिमूव करना है। किससे रिमूव करेंगे, आगे क्या है, अल्कोहल, ठीक है ना। आपका रिएक्टेंट क्या होगा, अल्कोहल, उस अल्कोहल में से ही आपने वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करना है, आपके पास अल्कीन तैयार हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड, वही आपको नजर आ रहा है, डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड। अब इसमें डी का मतलब आपने रिमूव करना है, हैलोजिनेशन, हैलोजन्स को आपने रिमूव करना है। कहाँ से रिमूव करेंगे, विसिनल डाईहैलाइड। विसिनल डाईहैलाइड का मतलब क्या होगा कि विसिनल का मतलब होता है 2 एडजेसेंट कार्बन, ठीक है ना। डाई का मतलब क्या होगा, वही पहले बताया था, डाई का मतलब होता है 2,
और हैलाइड क्या चीज़ है? हैलाइड का मतलब हैलोजन्स आ जाएंगे, ठीक है ना। और विसिनल क्या चीज़ है? विसिनल का मतलब आप ये याद रख लें कि ट्रू एडजेसेंट कार्बन के लिए हम विसिनल का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ट्रू एडजेसेंट कार्बन्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो ये मेथड हमने अल्केन के अंदर भी किया था, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इस मेथड को जो है करने से पहले आप लोग अल्केन वाला जो कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड था उसको अच्छे से एक दफ़ा देख के आएंगे। तो ये जो अल्कीन और अल्काइन का इसको हम रिलेट करके पढ़ेंगे, ये सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है इनमें। नेक्स्ट आता है पार्शल डिहाइड्रोजनेशन। क्या हमने क्या करना है? पार्शल का मतलब क्या होता है? पार्शल का मतलब है जुज़वी, कि कंप्लीट हम हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस नहीं कर रहे, ठीक है ना। हम कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं करेंगे, हम उसके अंदर इनकम्प्लीट हाइड्रोजनेशन करेंगे। मतलब उसके अंदर किस चीज़ की हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं यहाँ पे? अल्काइन की। अल्काइन के अंदर आप अगर हाइड्रोजन को ऐड कर दें, ठीक है ना, अगर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो एक बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड, तो आपके पास अल्कीन तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। ये मेथड हम बाद में जाएंगे, हमारा फर्स्ट है मेथड, ये फर्स्ट थ्री है, इनको हम आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, या आपकी बुक में पहला ये लिखा हुआ है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। पहले वो कर लें, ये कर लें, दोनों का प्रोसेस सेम है, कोई भी आप समझ सकते हैं। जब एक समझ आएगा तो दूसरा आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ये तीनों मेथड जो हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन एंड डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, ये तीनों तकरीबन सेम है, ठीक है ना। एक को आप गौर से समझेंगे, बाकी आप लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे। अब देखें, फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल टर्म्स हैं जो इन तीनों रिएक्शंस में हम इस्तेमाल करेंगे। वो है कि आपको जो भी रिएक्टेंट हो, रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ का पता हो। फॉर एग्जांपल देखें, अगर यहाँ पे मैं एक रिएक्टेंट लिखता हूँ, मेरे पास है CH3 CH2, इसके साथ में कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप यूज़ कर लेता हूँ। आप X यूज़ कर लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या आप उसकी जगह पे आप OH यूज़ कर लें, अल्कोहल यूज़ कर लें, कोई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ X, फॉर एग्जांपल हैलोजन है, ठीक है ना। जस्ट आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। अब ये बात हमेशा याद रखेंगे कि जिस कार्बन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा वो कार्बन अल्फ़ा कार्बन कहलाती है। अब ये कार्बन कौन सी है? अल्फ़ा कार्बन। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हैलोजन में से है या वो अल्कोहल में से है, OH है, तो वो कार्बन जिसके साथ वो डायरेक्ट अटैच होगा वो कार्बन क्या कहलाएगी? अल्फ़ा कार्बन, ठीक है ना। अब उस अल्फ़ा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच जो हाइड्रोजन एटम होंगे वो क्या कहलाएंगे? अल्फ़ा हाइड्रोजन, ओके। अब इसके साथ पीछे क्या चीज़ है? जो कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन के साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होगा उसको बोलेंगे बीटा कार्बन, ठीक है ना। अल्फ़ा कार्बन कौन सी होगी? जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच है वो अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन जिसके साथ अटैच होगी कार्बन के साथ वो कार्बन बीटा कार्बन, और उस बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच होंगे वो बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे। इस चीज़ को समझेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3 CH एंड CH3, इसके साथ सेंट्रल कार्बन के साथ मैं यहाँ पे लगाता हूँ कोई, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे OH लगा रहा हूँ, एक ही बात है, X लगा लें, OH लगा लें, हम जस्ट फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। अब ये OH किस कार्बन के साथ अटैच है? इस सेंट्रल कार्बन के साथ अटैच है। मैंने बोला था कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा वही कार्बन अल्फ़ा कार्बन कहलाएगी। अब आपके अल्फ़ा कार्बन कौन सी है? ये वाली अल्फ़ा कार्बन है, सेंट्रल कार्बन जो है। अब अल्फ़ा कार्बन के साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम्स होंगे, चाहे वो एक हैं, दो हैं या तीन हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे? बीटा कार्बन। इस साइड पे ये कार्बन इसके साथ अटैच है, बीटा कार्बन, ये कार्बन भी इसके साथ अटैच है, ये कौन सी है? बीटा कार्बन, ओके। और इसके हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे। चाहे इस इधर मैं एक और कार्बन लगा दूँ इस हाइड्रोजन को हटा के, तब भी कार्बन, वो कार्बन जो डायरेक्टली अटैच अल्फ़ा कार्बन से है वो कार्बन क्या कहलाएगी? बीटा कार्बन, ओके। अब एक चीज़ ये, दूसरी जो हम इन रिएक्शंस के अंदर स्टडी करेंगे वो जैसे अल्कोहल की, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे जो इसको हमने स्टडी करना है। अल्कोहल की कुछ टाइप्स आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है ना। अब प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा और टर्शियरी अल्कोहल क्या होगा, इस चीज़ को भी आप लोग समझेंगे, गौर से देखना है। अब देखें फॉर एग्जांपल इस X को हटा के हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, ये अल्कोहल OH मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना। ये देखना है आपने
कि अल्कोहल OH जो उसका फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन के साथ अटैच हो, वो कार्बन दो तरह से आप देखेंगे कि OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन पीछे या तो किसी भी कार्बन से ना अटैच हो, या अगर अटैच हो तो सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो। देखें हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के अंदर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं कि किस तरह से वो हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन पीछे या तो किसी से ना अटैच हो, फॉर एग्जांपल मेथनॉल है CH3OH, ठीक है ना, OH इस कार्बन से अटैच है या कार्बन पीछे किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, ये क्या होगा, मेथनॉल बोलते हैं, मेथाइल अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है, जनरल फॉर्म में ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है ना। अगर ये OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो, ये इस कार्बन से अटैच है OH, ये कार्बन जो है पीछे एक कार्बन से अटैच है, हाइड्रोजन एटम लगे या नहीं लगे उसको आप फिलहाल रहने दें, आप आसानी से हाइड्रोजन एटम लगा के कार्बनिक वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं, आप जिस कार्बन एटम को फॉलो करें। चलिए मैं लगा देता हूँ CH2। अब देखें इस कार्बन के साथ क्या अटैच है, OH अटैच है, ये कार्बन पीछे एक कार्बन से अटैच है, तब भी क्या होगा, ये प्राइमरी अल्कोहल ही होगा। प्राइमरी अल्कोहल की दो कंडीशन याद रखनी है, OH या जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन या तो किसी से ना अटैच हो पीछे, या अगर अटैच हो तो सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो, उसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर आएगा कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन पीछे सिर्फ एक कार्बन, दो कार्बन से अटैच होनी चाहिए, एक कार्बन से अटैच होगी तो प्राइमरी अल्कोहल, अगर वही कार्बन पीछे दो कार्बन से अटैच हो, जैसा कि OH ग्रुप है, ये कार्बन क्या है पीछे दो कार्बन से अटैच है, CH3, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इसके साथ आप हाइड्रोजन एटम लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखें इसके साथ, इस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है, ये कार्बन पीछे दो कार्बन से अटैच है, ये अल्कोहल कौन सा होगा, सेकेंडरी अल्कोहल, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या आएगा, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन अगर पीछे इस हाइड्रोजन को हटा के अगर मैं इस जगह पे लगा देता हूँ एक मिथाइल ग्रुप और लगा देता हूँ, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन पीछे तीन कार्बन से अटैच है, तो क्या होगा, ये इस फॉर्म में इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी नहीं बोलेंगे बल्कि क्या आ जाएगा, ये इसको पहले हम टर्शियरी अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आप इसको गौर से देखना है, आप लोगों ने इसके अंदर डिफरेंस क्रिएट करना है, स्ट्रक्चर खुद से बनाने हैं, चेक करना है कि किस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ पे एक लास्ट एग्जांपल इसी से रिलेटेड लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अब ये जो अल्कोहल है, यहाँ पे एक और एग्जांपल आप लोगों ने बताना है कि अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि OH ग्रुप जो है इस तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कार्बन CH2, इसके साथ इधर OH अटैच है डायरेक्टली, ये पीछे कार्बन ये कार्बन से है, इसके पीछे 3 कार्बन्स और लगे हुए हैं। अब आप बताएं ये अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, ठीक है ना। ये जो अल्कोहल है इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। रीज़न मैंने बोला था कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो वो कार्बन पीछे एक कार्बन से अटैच हो, ठीक है ना। सिर्फ हमने जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच होगा उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। आपने अल्फा कार्बन को देखना है कि अल्फा कार्बन पीछे अटैच है या नहीं है, कितनों से अटैच है। अब ये कार्बन है बीटा कार्बन, इसके अंदर आप बीटा कार्बन को नहीं देखेंगे कि वो कितनों से अटैच है। अल्फा कार्बन पीछे एक से अटैच है ना, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर अल्फा कार्बन 2 से अटैच है तो सेकेंडरी अल्कोहल है। अल्फा कार्बन ही अगर 3 कार्बन पीछे 3 कार्बन से अटैच है तो टर्शियरी अल्कोहल होगा। अल्फा कार्बन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन के पीछे कितनों से अटैच है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ये वाला ये कितनों से अटैच है मैटर नहीं करता, ठीक है। इस तरह से आप इस तरह के स्ट्रक्चर बनाएंगे, इनको गौर से देखें आप लोग और उनको डिफ्रेंशिएट करें कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा और कौन सा टर्शियरी होगा। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे ले रहे हैं, जो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल नाम से, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। डी का मतलब रिमूव करना। किस चीज़ को रिमूव करेंगे, आपने रिमूव करना है हाइड्रो, मतलब वाटर को आपने रिमूव करना है। कहाँ से, अल्कोहल से रिमूव करना है, ठीक है। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कैटलिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। डिफरेंट कैटलिस्ट डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर अप्लाई होगा। जैसे कि देखें कैटलिस्ट आपके पास है Al2O3, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम भी कहा जाता है इसको, Al2O3 एल्यूमिनियम, ठीक है ना। इसी तरह P4H10 है,
कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ किया जाता है एंड H3PO4 भी इस्तेमाल किया जाता है, फास्फोरिक एसिड लास्ट H3PO4 इसको फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। ये कैटलिस्ट हम ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर को अल्कोहल में से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कंडीशंस कौन सी होंगी इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए कि कंडीशन डिपेंड करेंगी आपके कैटलिस्ट के ऊपर कि आप किस तरह का कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कैटलिस्ट चेंज करेंगे आपकी कंडीशंस भी चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसा कि यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखा है CH2, देखें अब एक और चीज़ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखा है। अगर हम इसको ओपन करके लिखें ना, अगर मैं CH3 को इस तरह लिखूँ, ये जो CH2 लिखा हुआ है ना, ये कार्बन, इसके साथ इधर भी हाइड्रोजन एटम, इधर भी हाइड्रोजन एटम और इधर भी हाइड्रोजन एटम, इस तरह कर लें, ये इसको हटा के इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन एटम। अब ये कार्बन आगे किससे, आगे CH2 से अटैच है। हम इस तरफ नहीं जा रहे, मैं जस्ट ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, ये वाली। अब अगर आप इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, CH3 बन जाएगा, CH3CH2OH, ठीक है। अब अगर इसको जो है मैं इसका एक कार्बन जो है ना, एक हाइड्रोजन एटम, यहाँ से मैं इसको एक बॉन्ड की फॉर्म में लिखा, दो को मैंने इकट्ठा करके लिख दिए। क्यों इस तरह किया, क्योंकि हमने रिएक्शन करना है तो रिएक्शन में हमें एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालना पड़ेगा बीटा कार्बन से, तो इस वजह से मैंने एक बॉन्ड बना दिया। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली ये CH3 ही है, ठीक है ना। CH3 आप इकट्ठा करके लिख सकते हैं या आप इस CH3 को ओपन करके लिख दें। कार्बन है, इधर हाइड्रोजन लगा लें, इधर हाइड्रोजन लगा लें, इधर हाइड्रोजन लगा लें, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ मैंने एक हाइड्रोजन को इस तरह बॉन्ड की फॉर्म में लिखा है ताकि हम अपना रिएक्शन आसानी से प्रोसीड कर सकें। अब जो है ये आपके पास जो है एक अल्कोहल मौजूद है, ये एक रिएक्शन अगर समझ लेंगे तो बाकी रिएक्शन आपको समझने में आसानी होगी, मुझे समझाने में आसानी होगी। अब देखिए ये आपके पास कौन सा अल्कोहल है, OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन पीछे एक कार्बन से अटैच है, तो कौन सा अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, किसकी प्रेजेंस में करवाता हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना, ये मैंने कैटलिस्ट यूज़ किया है। कैटलिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कैटलिस्ट के नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंडीशंस को सामने रखते हुए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का नाम लेके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस वजह से आप हर रिएक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है ना। अब ये एल्यूमिना Al2O3 एज ए कैटलिस्ट, इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना आपको कंडीशन कितनी इस्तेमाल करनी पड़ती है, कितना टेम्परेचर रिक्वायर होता है, 340 to 450 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट आप टेम्परेचर देंगे, तब आपका रिएक्शन जाकर प्रोसीड होगा, ठीक है। अब देखें जब हम इस तरह हीट देते हैं, आपने कैटलिस्ट को सोल्यूशन उस मिक्सर के अंदर डाल दिया और आप उसको हीट करेंगे, जैसे हीट करेंगे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा इधर से ये OH और इधर से H निकलेगा, अल्फा कार्बन, देखें ये अल्फा कार्बन है जहाँ पे OH अटैच है, और अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है वो बीटा कार्बन है। तो एटम्स कहाँ से रिमूव होंगे, अल्फा कार्बन से OH निकलेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। प्रोडक्ट में आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और उसके साथ एक बॉन्ड इसका टूटा है, एक बॉन्ड इसका टूटा है, ये दोनों अपने बॉन्ड्स को मिला के यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है ये चीज़। अब उसके बाद देखें यहाँ पे, ये तो एक जनरल एग्जांपल है, ये प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल की मैंने नाम लिखे हैं, ये मैंने इनका डिफरेंस यहाँ पे आपको बता दिया। प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल जिसमें OH कार्बन, जिस कार्बन OH ग्रुप जो है जिस कार्बन से अटैच हो, वो कार्बन या तो पीछे किसी से ना अटैच हो या सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो, तो प्राइमरी। सेकेंडरी में अल्फा कार्बन जो होगा वो पीछे दो से अटैच होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। टर्शरी में अल्फा कार्बन जो होगा वो पीछे 3 कार्बन से अटैच होगा, तो टर्शरी अल्कोहल। अगर इनकी हम रिएक्टिविटी देखें कि अल्कोहल को हम स्टडी कर रहे हैं ना, कि अगर हम कौन सा अल्कोहल लें, किस तरह से हम उस रिएक्शन करें, कौन सा अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो हमारे पास जो अल्कोहल होता है टर्शरी अल्कोहल इज़ मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल इज़ मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, ठीक है। अब ये क्यों होता है ये लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब उस पर आगे देखें, अगर हम इन रिएक्शंस को प्राइमरी अल्कोहल को सेपरेट रिएक्शन करवाते हैं, सेकेंडरी को करवाते हैं, टर्शरी को करवाते हैं, ठीक है ना, किसमें यहाँ पे कैटलिस्ट जो है कौन सा ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे भी था कि हम अगले अपने रिएक्शंस में क्या ले रहे हैं, कैटलिस्ट ले रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। मैंने अभी बोला था जैसे आप कैटलिस्ट चेंज करेंगे कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे जैसे हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज़ किया, कंडीशन चेंज होती जा रहे हैं, टेम्परेचर का डिफरेंस आया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कौन सा अल्कोहल है, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो पीछे एक कार्बन से अटैच है, ये अल्कोहल आपका प्राइमरी अल्कोहल है। और ये OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो पीछे 2 कार्बन से अटैच है, ये कौन सा अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो पीछे किस पे अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, और ये होगा टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। एक बात याद रखनी है, मैंने बोला कि अल्फा कार्बन से OH निकलेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम निकलेगा, ठीक है, तब आपका प्रोडक्ट बनेगा।
अगर कहीं पे जो है इस तरह की कंडीशन नहीं है तब आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिएक्शन नहीं होगा, ये बात याद रखनी है। अब प्राइमरी अल्कोहल में से OH सेम रिएक्शन ये वाला जिस तरह ये होता है, जस्ट कंडीशन चेंज है। 75% H2SO4 यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज़ करना है, और जो है टेम्परेचर रिक्वायर होता है इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए 140 to 170 डिग्री सेल्सियस, और आपके पास प्रोडक्ट सेम उसी तरह का प्रोडक्ट बनेगा। हमने अल्कीन तैयार करनी है, हर स्टेप में आपको अल्कीन मिलेगी, जस्ट कंडीशन चेंज हो रही है। अब सेकेंड रिएक्शन देखें। अब इसमें क्या है कि आपके पास ये अल्कोहल कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, ये अल्फा कार्बन, और इसके साथ वाली कार्बन कौन सी है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम, तो ये दो आपस में इस तरह से रिएक्ट करेंगे, ये दो रिएक्ट करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, इनके दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, आपके पास प्रोडक्ट तैयार होगी। सेम इसी तरह अल्फा कार्बन से OH ग्रुप और बीटा कार्बन से H, इधर से भी H निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं, दोनों बीटा कार्बन हैं, दोनों के पास हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन एटम इधर से भी निकल सकते हैं, इधर से भी निकल सकते हैं। मैंने इस कार्बन से निकाला है तो आप इधर से भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट आपका सेम ही रहेगा, ठीक है ना। अब आपके पास ये जो है ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, इसका एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड इसका टूटा, आपस में मिला के यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। इनके आयुपिक नेम आप लोगों ने खुद लिख के मुझे सेंड करने हैं, ठीक है ना। चेक करेंगे कि आप लोगों को ये चीज़ आती है नहीं आती। आपने नोमेनक्लेचर्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपने इनके आयुपिक नेम प्रोडक्ट्स के लाजमी लिखने हैं, ठीक है ना। मुझे लिख के आप लोगों ने बताना है कि किस तरह से इनको हम नाम देंगे। नेक्स्ट है ये जो है OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन जिस कार्बन से अटैच है वो सारे बीटा कार्बन है, जैसा कि ये बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पे बीटा कार्बन 3 है और अल्फा कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो इसका मतलब टर्शियरी अल्कोहल। आप रिएक्शन करेंगे, अब इनमें कंडीशन चेक करते हैं। मैंने बोला था कि टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, मतलब वो रिएक्शन बड़ी आसानी के साथ होगा, ठीक है ना। प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन उससे थोड़ा स्लो होगा, हमें कंडीशन हाई अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल का जो रिएक्शन होगा वो सेकेंडरी से स्लो होगा, तो प्राइमरी अल्कोहल में आपको रिएक्शन जो है और ज़्यादा हाई कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी, तब जाकर आपका प्रोडक्ट बनेगा। आप यहाँ पे इसका डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 75% इस्तेमाल किया हमने प्राइमरी अल्कोहल के लिए, सेकेंडरी के लिए हमने 60% H2SO4 इस्तेमाल किया है, और टर्शियरी अल्कोहल के हमने 20% H2SO4 इस्तेमाल किया। इसका मतलब रिएक्शन स्पीडली मूव कर रहा है। अब टेम्परेचर भी डिफरेंस आ रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल के अंदर टेम्परेचर कितना था 140 to 170, सेकेंडरी अल्कोहल में 100, और जो है टर्शियरी अल्कोहल में 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर है, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह अब देखें यहाँ पे एक और चीज़ है कि मैंने बोला प्राइमरी अल्कोहल लेस रिएक्टिव है, टर्शियरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव है। रीज़न क्या होती है, इसकी रीज़न एक दफ़ा देख लें। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, ये मिथाइल ग्रुप हैं। एक बात याद रखनी है, मिथाइल ग्रुप इज़ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मिथाइल ग्रुप अब उसके साथ जो भी चीज़ हो ना, मिथाइल ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगले अपने साथ वाले के ऊपर बढ़ा देता है, ठीक है। अब देखें ये टर्शियरी अल्कोहल को देख लें, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा मिथाइल ग्रुप इस साइड पे लगा हुआ है, तीसरा मिथाइल ग्रुप इस साइड पे लगा हुआ है। अब ये तीनों मिथाइल ग्रुप क्या करते हैं, तीनों मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं अपने साथ वाले कार्बन को। ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जैसे कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इस OH का निकलना आसान हो जाएगा। जितना जल्दी ये OH निकलेगा उतना रिएक्शन स्पीडली मूव करेगा, ठीक है। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा। अब इसमें ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन भी इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, कार्बन भी खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे। अब कार्बन को जब इधर से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो कार्बन क्या करेगा, बड़ी आसानी के साथ इस OH को जाने देगा, तो इस वजह से रिएक्शन क्या होगा, स्पीडली मूव करेगा। सेकेंडरी अल्कोहल में कितने होते हैं, मिथाइल ग्रुप 2 लगे हुए हैं, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2 हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस अल्फा कार्बन के ऊपर बनिस्बत टर्शियरी अल्कोहल की कम होगी। यहाँ से भी OH निकलेगा लेकिन बनिस्बत इसके यहाँ से स्लो निकलेगा, बड़ी यहाँ पे हमें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। प्राइमरी अल्कोहल में देखें, प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो इस अल्फा कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब इसके पास जो है चॉइसेस कम हैं, इसके पास उससे ज़्यादा है, इसके पास उससे ज़्यादा है। जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्फा कार्बन के ऊपर बढ़ेगी उतना OH का निकलना आसान हो जाएगा, जितना OH जल्दी निकलेगा उतना आपका प्रोडक्ट जो है जल्दी बनेगा, रिएक्शन स्पीडली मूव करेगा। नेक्स्ट है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सेम वही चीज़ जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो निकलेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम निकलेगा। अब देखें इसमें क्या करेंगे, आपने कंडीशन क्या है, अल्कोहलिक आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करना है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एज आ जो है रिएक्टेंट यूज़ होगा, लेकिन अल्कोहल यहाँ पे एज आ कैटलिस्ट यूज़ होता है, ठीक है। रिएक्शन देखें, आपके पास ये क्या चीज़ है,
यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन एक को कह देते हैं, एक आपके पास इस तरह शो करते हैं, ये एक्स है और ये आपके पास आ जाते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जिसको हमने रिमूव करना है। सेम वही चीज़, जस्ट एक्स को हटा के वहाँ पे OH लगाया था ना, यहाँ पे मैंने एक्स यूज़ किए। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी अल्काइल हैलाइड लग सकता है, हैलोजन लग सकता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं। फ्लोरीन और आयोडीन का इस्तेमाल बहुत कम होता है क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, फ्लोरीन की ज़्यादा होती है और आयोडीन की कम होती है, इस वजह से उनका इस्तेमाल कम है। अब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब देखें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में OH के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, OH दोनों नॉन मेटल हैं तो इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो मेटल, पोटेशियम एक मेटल है तो मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहती हैं तो ये बड़ी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन देती हैं मेटल्स जो होती हैं, तो मेटल के ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव। अब जब रिएक्शन होगा तो हैलोजन्स का आपको पता है कि हैलोजन्स इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो हैलोजन के ऊपर क्या आता है, हमेशा चार्ज नेगेटिव होता है। अब इसका ये पॉजिटिव जो पोटेशियम है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, इस हैलोजन के साथ, और आपके पास बन जाएगा KX। ठीक है, अब इसका OH कहाँ जाएगा, इसका OH बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को लेगा, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। ये OH नेगेटिव है, यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा तो OH इस प्रोटॉन से रिएक्ट करेगा तो आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। अब पीछे क्या बचेगा, यहाँ से H निकल चुका है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुका है, इसका बॉन्ड भी कम हो गया, इस कार्बन का बॉन्ड भी कम हो गया, तो ये आपस में इस बॉन्ड को मिला के यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और एल्कीन तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह के आपके लॉट ऑफ रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड करेंगे। रिएक्शन कहाँ पे होगा, अल्फा और बीटा कार्बन पे। नेक्स्ट है डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल का मतलब मैंने अभी बताया था वहाँ पे, विसिनल का मतलब क्या होता है, टू एडजेसेंट कार्बन। ठीक है ना, दो कार्बन जो आपस में अटैच हों उसको हम विसिनल का वर्ड वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो आपने क्या करना है, डी हैलोजिनेशन, आपने डी का मतलब रिमूव करना है, किसको, हैलोजन्स को। कहाँ से रिमूव करना है, विसिनल एडजेसेंट जो कार्बन होंगे उन दोनों कार्बन के ऊपर हैलोजन का होना लाजमी है। उन दोनों कार्बन से जो आपस में डायरेक्टली अटैच हैं वहाँ से आप दोनों में से दो हैलोजन एटम को निकालेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा वहाँ पे एल्कीन तैयार होगी। जैसा कि रिएक्शन में देखें यहाँ पे है CH2। ठीक है, आप इसको अल्फा कार्बन कह लें, इसको कह लें, क्योंकि दोनों के ऊपर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, एक अल्फा है तो दूसरी को बीटा का नाम देंगे। ठीक है ना, तो दोनों में से क्या निकल रहा है, इधर से भी हैलोजन और इधर से भी हैलोजन। ठीक है, अब ये रिएक्शन किसके साथ करते हैं, ये हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, यहाँ पे रिएक्टेंट यूज़ करेंगे जो कि जिंक की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। जिंक किस फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ डस्ट। डस्ट का मतलब होता है पाउडर की फॉर्म में पीस कर इस्तेमाल किया जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर हम इसको क्रिस्टल की फॉर्म में इस्तेमाल करें तो रिएक्शन स्लो होगा, हम इसको पाउडर की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो जिंक क्या करेगा, जिंक एक मेटल है तो इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसका डबल पॉजिटिव चार्ज इन दो डबल नेगेटिव को एक्स नेगेटिव दोनों को अपने साथ मिला के क्या बना देगा, ZnX2, और इन दोनों कार्बन के दरमियान में क्योंकि इसका एक बॉन्ड टूटा था, इनके दरमियान में डबल बॉन्ड जाएगा और एल्कीन तैयार हो जाएगी। ये रिएक्शन बेसिकली हमने जिंक का इस्तेमाल जो था ये हमने अल्काइल हैलाइड के अंदर भी स्टडी किया था और वहाँ पे आपने इसको एक दफ़ा अच्छे से देख लेना है। ठीक है ना, और इसके अलावा ये चीज़ें इनको अंडरस्टैंड करना आपने देखना है गौर से, और इनके जो रिएक्शंस हैं इनसे रिलेटेड वो भी बुक में मौजूद हैं, उनको आप देखेंगे। मैंने सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल दी है आपको समझाने के लिए, अगर कोई आपका मसला है उसको हम फिर डिस्कस कर लेंगे।